हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा यूनिट ए का ही पार्ट है। ठीक है ना। यूनिट ए में लगभग आपके 7-8 दे रखी है, तो उसमें से पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं जो आपकी रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, जो है आपकी परमाणु संरचना। ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इस यूनिट से अगर मैं आपको बताऊं तो जेट एग्जाम में आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आप समझ लो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन बनने की भी संभावना यहां से रहती है। यानी अगर मैं मान के चलूं तो ये जो यूनिट रहेगी आपकी, ये आपकी 4 से कितने नंबर की रहेगी भाई, 8 नंबर की। अगर एक क्वेश्चन आया 4 और 2 क्वेश्चन आए तो आपके लिए कितने नंबर दिला के लेके जाएगा, 8 नंबर दिला के लेके जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल यूनिट है। आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को, एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाएंगे जिससे रिवीजन के टाइम पे हमको आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए, मैं अजय ओझा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट का नाम क्या है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब परमाणु कैसा होता है आप सभी को पता है। आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि केंद्र में आपका नाभिक और इसके साइड में आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, रोटेशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर कौन कौन होता है भाई, नाभिक के अंदर आपकी 2 चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है और एक कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ये बात याद रखना। चलिए, मैं आगे अब बात आपको बताता हूं कि मूलभूत कण किसको कहते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन बन जाए कि परमाणु में मूलभूत कण कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3। कितने होते हैं, 3 मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला इलेक्ट्रॉन, मैं चलो हिंदी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है आपका प्रोटॉन और तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं भाई, फंडामेंटल पार्टिकल, यानी परमाणु के मूलभूत कण भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई इन पर चार्ज क्या है और इनके खोजकर्ता कौन है, इनकी डिस्कवरी किसने की। डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहां से इस तरीके का बन सकता है। तो यहां हम बीच में लिख देते हैं क्या, आवेश, और इधर हम लिख देते हैं खोजकर्ता के नाम, यानी डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किस किस से कर सकते हैं भाई, या तो इसको E- या इसको बीटा- से भी, बीटा पार्टिकल भी आप इसको कहते हो, तो बीटा- से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की भाई, जे थॉमसन। किसने की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन आप इसको P से दिखा सकते हो, P+ से दिखा सकते हो, H+ से दिखा सकते हो, किसी भी तरीके से आप प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, प्रोटॉन पर चार्ज सभी को पता है कैसा होता है, धनावेश। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है भाई, धनावेश होता है। डिस्कवरी प्रोटॉन की किसने की, तो आप बोलोगे गोल्डस्टीन ने। किसने डिस्कवरी की, गोल्डस्टीन ने आपके प्रोटॉन की खोज की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन आप इसको दिखाओगे N से, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इस पर चार्ज कैसा होता है, 0। मतलब एक ऐसी प्रकृति का है भाई, उदासीन प्रकृति का है, कोई भी आवेश इसके ऊपर नहीं होता। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप बोलोगे जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस तत्व की सहायता से, तो बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार से, अल्फा कणों के प्रहार या मैं कहूं बौछार द्वारा किसकी डिस्कवरी की गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तत्व पर की गई, तो आप आंसर दोगे बेरिलियम पर। कैसे की गई, अल्फा कणों की बौछार द्वारा। एक चीज और बताना चाहूंगा, हालांकि कहीं आपको पूछी नहीं जाएगी ये बात, कि जे थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन का नाम इन्होंने नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने। किसने दिया भाई, स्टोनी ने। अगर आपसे कहीं कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया, तो स्टोनी ने इन कणों को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन बोला था, जिन पर नेगेटिव चार्ज है।
तो जे थॉमसन ने क्या बोला, जे थॉमसन ने इनको नेगेट्रॉन बोला था। क्या बोला था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था? नेगेट्रॉन बोला था। और इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो किसने किया था? स्टोनी ने। कहीं नहीं पूछा जाएगा, केवल नॉलेज के लिए पूछा क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो खोज याद रहे आपको, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, तो ये तो 3 थे मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल। अब मैं आपको कुछ और अपरमाणविक कण, कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल बताने वाला हूं। पहले इन 3 को लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। लिखो इन 3 को। ठीक है, तो मूलभूत कण तो ये 3 थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब लिखते हैं कुछ और अपरमाणविक कण। ठीक है, मैं यहां से मिटा रहा हूं भाई इनको। चलिए, आपने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट, अब आप इसी टेबल में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नीचे लिख लेना अपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, हेडिंग लगा लो उसी में, टेबल में नीचे अपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो यहां वही आवेश रहने देते हैं, यहां वही खोजकर्ता। ठीक है, 3 तक हम लिख चुके हैं। अब हमारा चौथा पार्टिकल कौन सा आने वाला है? चौथा पार्टिकल लिखो भाई, चौथा पार्टिकल पोजिट्रॉन। ठीक है, पोजिट्रॉन, जिसको हम और क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन। अब बात सीधी आ गई भाई, पोजिट्रॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो एंटी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होगा? कैसा होगा? चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, खोजकर्ता इसके कौन थे? खोजकर्ता में याद रखना है CD एंडरसन। क्या याद रखना है? CD एंडरसन। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5वें की। तो नंबर 5वें पर हम लिख लेते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो, याद रहे, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो को किससे, अच्छा इसको एंटी इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, तो एंटी इलेक्ट्रॉन पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, या हम इसको बीटा पॉजिटिव से भी दिखा सकते हैं। न्यूट्रिनो की बात करूं तो इसको न्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको? न्यू से। इस पर चार्ज की बात करूं तो ये भी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? पाउली नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, बात करता हूं अगले 6वें नंबर की। 6वें नंबर पर आपका आ जाएगा मैसोन। क्या आ जाएगा भाई? मैसोन। ठीक है, या इसको पाइयोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाइयोन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। ये 3 तरीके के होते हैं आपके, पाई 0 हो सकता है, पाई पॉजिटिव हो सकता है, पाई नेगेटिव हो सकता है। यानी इन पर शून्य आवेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। तीनों तरीके के ही चार्ज ये रखेंगे। मैसोन की खोज किसने की? तो याद रखना, सी पॉवेल नामक वैज्ञानिक ने मैसोन की क्या की थी? खोज की थी। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए मैसोन थ्योरी किसने दी, मैसोन थ्योरी किसने दी, तो आप ये कहोगे कि मैसोन का जो कॉन्सेप्ट है, मैसोन की जो थ्योरी है, वो किसने दी थी? यूकावा ने दी थी। किसने दी थी? यूकावा ने। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे बोलते हैं मैसोन की डिस्कवरी यूकावा ने की ना, मैसोन की खोज किसने की थी? सी पॉवेल ने की थी। मैसोन नाम का कण मौजूद होता है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था यूकावा ने। ठीक है ना, तो खोज की थी सी पॉवेल ने। अगर आपको बाय द वे ऑप्शन में सी पॉवेल ना मिले तो आप किसको टिक करके आओगे? आप टिक करके आओगे यूकावा को। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। नंबर 7वां, नंबर 7 पर मैं ले रहा हूं एंटी प्रोटॉन। किसको ले रहा हूं? एंटी प्रोटॉन। और एंटी प्रोटॉन को याद रहे हम P बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, P बार, ऊपर क्या लगा देंगे ऐसे डंडा, इसको क्या बोलते हैं? बार। P बार से रिप्रेजेंट करेंगे एंटी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर चार्ज पता है आपको कैसा होता है? पॉजिटिव। तो एंटी है, एंटी का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब कैसा चार्ज आएगा? एंटी प्रोटॉन पर नेगेटिव आवेश होगा। खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी एमेलियो सिगरे ने। किसने खोज की? एमेलियो सिगरे ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 पर मैं ले लेता हूं एंटी न्यूट्रॉन। इसको ले लेता हूं एंटी न्यूट्रॉन, और इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे एन बार से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे?
n बार से, ठीक है। न्यूट्रॉन तो जीरो ही होता है, चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे एंटी न्यूट्रॉन हो, दोनों पर ही आवेश कैसा होगा, शून्य होगा। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। एंटी न्यूट्रॉन की खोज किसने की, याद रखना, ब्रूस कॉर्क ने। किसने खोज की, ब्रूस कॉर्क ने, ठीक है, याद रखना, ब्रूस कॉर्क ने। जैसे एक ट्रिक भी हम यहां पे याद रख सकते हैं, आप ट्रिक याद रखना, सीप कान। किससे याद रखते हूं मैं, तो भाई सीप कान से याद रखता हूं कि एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की, सिगरे ने। और फिर ना एंटी न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ब्रूस कॉर्क ने, ठीक है। तो याद रखना, ब्रूस कॉर्क नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, ठीक है, ब्रूस कॉर्क नामक वैज्ञानिक ने। आगे चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे है एंटी न्यूट्रिनो। क्या है भाई, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना, याद रखना, ऊपर न्यूट्रॉन है और नीचे न्यूट्रिनो है, ठीक है, न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज ये भी न्यूट्रल रखेगा, एंटी न्यूट्रिनो भी। इसकी खोज किसने की थी, कोवान एंड राइने। किसने की थी, कोवान और राइने ने, ठीक है। तो ये 9 पूरे पार्टिकल मैंने आपको लिख दिए कि इनके खोजकर्ता कौन थे और इन पर आवेश कौन था। एक चीज और आप याद रखोगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे भारी कण कौन सा है, क्या क्वेश्चन आ जाए, सबसे भारी कण, तो आप बोलोगे सबसे भारी कण कौन होता है, मेसोन। कौन होता है, मेसोन। इलेक्ट्रॉन से लगभग कितने गुना भारी होता है ये, 200 गुना भारी होता है। इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना कैसा होता है, भारी होता है। सबसे भारी कण आ जाए पूछे, और पूछे कि सबसे हल्का कण कौन है, तो जहां इलेक्ट्रॉन लिखा था ना आपने, वहां लिख लेना सबसे हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, सबसे हल्का पार्टिकल है, ठीक है। इसके मास को, इसके द्रव्यमान को हम नगण्य कर रहे थे। जब हमने मोल पढ़ा था वहां भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है, तो हम इसके मास को, इसके द्रव्यमान को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, क्योंकि बहुत ही हल्का है। 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, यानी पॉइंट लगा के 00031 बार 0 चले जाओ, बहुत कम, ना के बराबर, नगण्य होता है। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन हो गया, सबसे भारी कण आपका मेसोन हो गया, और इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना भारी होता है। क्वेश्चन बन सकता है, इन बातों को लिखो, फिर आगे की बात करता हूं, ठीक है, कर लोगे। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप जब पढ़ लोगे और जब पेपर दोगे, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो मेरी एक एक बात आपके जब कानों में आएंगी, आपके जब दिमाग में ये बातें रिपीट होंगी, तब आपको ये बात का एहसास होगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम आगे की। नेक्स्ट हम हेडिंग लगाते हैं, लिख लिया होगा भैया आपने ये। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई, तो आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन की खोज। और जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप, इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए भाई आगे चलें, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप मेरे साथ साथ, और हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज एक एपरेटस के द्वारा की गई, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, विद्युत विसर्जन नलिका, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन नलिका, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी ये नलिका थी। मैं पहले इसको बना देता हूं, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताता हूं। पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझ लो आप, फिर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो उसकी भी बात अपन करेंगे, ठीक है। यहां पर एक लगा था निर्वात पंप, इस तरीके से भोंपू टाइप, ठीक है। ये निर्वात पंप प्रेशर को कम करने के लिए लगभग इसने कर दिया 10 की घात -3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, लगभग इसने कर दिया निर्वात जैसा, है ना। 760 mmHg तो एक एटीएम होता है, 10 की पावर -3 यानी कितना, अगर मैं इसको लिखूं तो 0.001, बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट निर्वात जैसा हो गया, ठीक है। चलिए, और यहां पर जो हमने चार्ज अप्लाई किया था, बहुत ही भयानक 10,000 वोल्ट का झटका, ठीक है ना, बहुत ही उच्च विभव का यहां करंट सप्लाई किया गया था। यह आपका था कैथोड, और कैथोड पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। यह आपका था एनोड, और एनोड पर चार्ज कैसा होता है,
एनोड पर चार्ज कैसा होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब ये एपरेटस कर लिया हमने। इस कांच की ट्यूब के अंदर से कांच की बेलनाकार नलिका आपको दिख रही है, इसके अंदर से जितनी भी हवा थी सबको सक करके बाहर निकाल दिया निर्वात पंप से। ठीक है ना, लगभग यहां पर निर्वात जैसा माहौल कर दिया, लगभग कर दिया। ठीक है ना, और जब हमने उच्च विभव अप्लाई किया, हाई वोल्टेज का जब यहां पर करंट दिया, तो क्या देखा गया कि यहां कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें, कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें कहां गई? एनोड की तरफ गई। अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हो अदृश्य किरणें गई, तो अदृश्य किरणें गई हैं तो दिखी किसको? अरे भाई, देखने के लिए हमने यहां पर इस कांच के साइड में, इस कांच के साइड में इधर कोने पर दिखने के लिए हमने क्या लगा दिया? एक स्फुरदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड का हमने क्या कर दिया? लेप कर दिया। फॉस्फोरसेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, स्फुरदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। इसको ऐसे समझो, जैसे सड़क पे आप जाते हो तो आपको साइन बोर्ड दिखते हैं ना, तो वो वैसे तो नहीं चमकते, लेकिन जब आपकी गाड़ी की हेडलाइट का जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमक के आपको दिखने लग जाते हैं। यानी अकेले तो नहीं चमकेंगे, अकेले तो नहीं चमकेंगे, लेकिन अगर इससे कोई टकरा जाए तो टकरा कर ये चमक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहां इसमें एनोड में इन्होंने क्या किए होंगे? छोटे छोटे छेद किए होंगे। ठीक है ना, इस एनोड को छिद्रित एनोड बना दिया होगा, और जब यहां से कैथोड किरणें गई तो इन छेदों में से होके वो यहां साइड में टकराई, और टकराते ही वहां पर क्या उत्पन्न हुई? चमक उत्पन्न हुई, जिससे हमें पता चला कि कुछ पार्टिकल यहां से आए हैं और इस तरफ क्या हुए? टकराए हैं। इससे हमने कहा कि भैया कैथोड से कोई ना कोई चीज आ रही है। किसकी तरफ आ रही है? एनोड की तरफ आ रही है। और वैसे भी आपको पता है नेगेटिव से चीज कहां जाएगी? पॉजिटिव की तरफ। विपरीत आवेश एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? आकर्षित होंगे। ठीक है ना, अब इस बात को देखकर कुछ निष्कर्ष निकाले गए। सबसे पहले तो इन किरणों को क्या नाम दिया गया? तो मैं इनको नाम दे देता हूं। इन किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरण। क्या कहा गया भाई? कैथोड किरण। ठीक है, कैथोड किरण। अब यहां पर आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं। कौन कौन से? बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन मिलेगा, कैथोड किरण की खोज किसने की? कैथोड किरण की खोज किसने की? ठीक है, तो ये समझो लगभग 1850 के आसपास है ना, एक होड़ सी लग गई। जो कोई कर रहा था, सारे एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा था? ऐसी विद्युत विसर्जन नलिका पे, इसी विसर्जन नलिका पे। ठीक है ना, विद्युत विसर्जन नलिका पे हर कोई अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, जैसे आजकल इंटरनेट पे कोई चीज वायरल होती है ना, तो सबको इसी के पीछे पड़ जाता है। अभी थोड़े बहुत दिन पहले वो पावड़ी हो रही है, पावड़ी हो रही है, ऐसी पावड़ी कर ली कि जो देखो वही पावड़ी कर रहा है। तो उसी तरीके से उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट हर कोई कर रहा था, हर दूसरा वैज्ञानिक इसी को लेके पकड़ के बैठा हुआ था। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। कई किताब आपको क्या बताती है? अलग अलग राय देती है। मैं दोनों की बात बता रहा हूं। अगर कैथोड किरण की खोज आ जाए तो आपका पहला आंसर क्या होगा? जूलियस प्लकर। क्या होगा आपका पहला आंसर? जूलियस प्लकर। कई किताबों में क्या दे रखा है? विलियम क्रुक्स। ठीक है, क्या दे रखा है? विलियम क्रुक्स। कि विलियम क्रुक्स ने किसकी खोज की? आपकी कैथोड किरण की। अब मैं आपको अगर बताऊं, एग्जैक्ट डेटा बताऊं, तो देखो जूलियस जो प्लकर था ना, वो विलियम क्रुक्स से पहले आया था। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, तो ये लगभग आपका 1858 के आसपास, और ये आपका 1878 के आसपास। यानी अगर एग्जैक्ट डेटा देखोगे तो ये 78 बाद में है और 58 पहले है। तो इसकी श्रेय अगर मैं बोलूं, कैथोड किरण की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो आप बोलोगे जूलियस प्लकर को। अगर आपको ऑप्शन में जूलियस प्लकर ना मिले तो आप किसको टिक कर दोगे? विलियम क्रुक्स को। बात आ गई मेरी समझ में? आगे चलते हैं। अब ये कैथोड किरण के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से मैं कुछ निष्कर्ष यहां पर आपको लिखता हूं। ठीक है, देखो, चाहो तो पहले इस डायग्राम को बना लो, फिर मैं यहां पर आपको निष्कर्ष लिखता हूं। कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन थे। ठीक है, करें शुरुआत। चलो, पहला पॉइंट क्या कहेंगे? कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा, है ना? निम्न में से कौन सा तथ्य कैथोड किरण के लिए सही है? ऑप्शन देगा।
कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, दोनों ही बातें सही हैं, निम्न में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, अब याद रख लेना, कैथोड का मतलब शुरुआत कहां से करोगे, कैथोड से। कैथोड किरणें कहां जाती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, ठीक है, समझ गए बात को। दूसरा पॉइंट, ये किरणें कौन सी किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां कोई भी गैस ना हो, अंतरिक्ष में, स्पेस में, जहां कोई वायुमंडल ना हो, कोई गैस ना हो, ऐसे स्पेस को हम क्या बोलते हैं, निर्वात। जैसे मेरी आवाज है, तो मेरी आवाज के लिए ना माध्यम की जरूरत है, मेरी आवाज आपकी एयर के माध्यम से आपकी तरफ जा रही है, ठीक है ना, एक तरीके से। लेकिन इलेक्ट्रॉन या विद्युत चुंबकीय जितनी भी तरंगे हैं, या मैं कहूं कि विकिरणें हैं, उनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्पेस में भी, निर्वात में भी क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। बात करते हैं आगे तीसरे पॉइंट की, ठीक है। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, ऋणावेशित कण हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। इन कैथोड किरणों को ही आगे जाके जे थॉमसन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। और ये कैथोड किरणें कैसी होती हैं भाई, नेगेटिवली चार्ज होती है, ऋणावेशित होती है, ठीक है। चौथी बात करते हैं, ठीक है। चौथी बात क्या कहेंगे कि कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। आगे मैं एनोड किरण की बात कहूंगा, एनोड किरण में उल्टा होगा, एनोड किरण गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी, लेकिन कैथोड किरण नहीं करती। क्यों नहीं करती, चलिए रीजन समझते हैं। देखो यहां पर कोई सी भी गैस हो, यहां पर मैं आपका हीलियम भी डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, तो अगर ये आपकी आवेशित होगी, तो आवेशित होकर क्या देगी भाई, इलेक्ट्रॉन ही देगी। क्या देगी, इलेक्ट्रॉन ही देगी। चाहे मैं कोई सी गैस ले लूं, हाइड्रोजन ले लूं, लो हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ने भी आवेशित होकर क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। मैं नाइट्रोजन ले लूं, तो नाइट्रोजन भी आवेशित होकर क्या देगा मुझे, इलेक्ट्रॉन देगा। यानी मैं गैस कोई सी भी ले लूं, प्रत्येक गैस मुझे क्या प्रदान करेगी, इलेक्ट्रॉन ही प्रदान करेगी। और इलेक्ट्रॉन का मास, वजन, सब कुछ कैसा होता है, सेम होता है। यानी मैं कोई सी भी गैस ले लूं, तो कैथोड के किरण की जो प्रकृति है वो गैस पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। कोई सी भी गैस लो, प्रत्येक गैस क्या देगी आपको, इलेक्ट्रॉन ही देगी, जिसका मास सेम है, जिसका वजन सेम है, सबको चार्ज सेम है। तो इस वजह से ये कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अब क्वेश्चन ये नहीं उठना चाहिए कि सर हीलियम गैस तो इलेक्ट्रॉन त्यागती ही नहीं है, अक्रिय गैस है, ठीक है ना। अरे भैया यहां पर 10,000 वोल्ट का झटका है, यहां कोई सी भी गैस हो, प्रत्येक गैस क्या हो जाएगी, इतने वोल्टेज पर आयनाइज हो जाएगी, ठीक है, समझ गए ना। नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां कोई सी भी गैस भरोगे, वोल्टेज इतना ज्यादा है कि यहां पर है ना, कोई सी भी गैस आपकी आयनाइज हो जाएगी, आयनित हो जाएगी। चलिए ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में इन चारों से ही बातें आएंगी रिलेटेड। लिख लो, हर एक बात को लिख लो, फिर आगे की बात बताता हूं। लिखो, इसको मिटा दूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो, 4 बातें ये आपके लिए बहुत है। चलिए नेक्स्ट देखो, है ना। अब बात करते हैं E/M रेशो की, कि E/M रेशो किसने दिया। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे, E/M का अनुपात। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और नीचे जो M है वो है आपका द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान E/M, आवेश द्रव्यमान का निर्धारण, ठीक है। चलिए किसने किया आवेश द्रव्यमान का निर्धारण, तो बताओगे आप जे थॉमसन ने किया।
जे थॉमसन ने किया। ठीक है, अब इसमें है ना एग्जैक्ट वैल्यू आपको कई बार पूछ सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू को ही मैं आपको लिखा रहा हूं कि E/m। ठीक है, और इसका जो रेशो है वो कितना है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन पर वैसे तो आपको पता है नेगेटिव में चार्ज होता है, अगर मैं एग्जैक्ट आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, और नीचे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। तो आपको पता है जब इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करोगे तो ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी आपकी माइनस में, क्योंकि चार्ज आगे माइनस है ना। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी को देखोगे, आरबीएससी की बुक को देखोगे तो कहीं भी आपका माइनस चार्ज नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम भी यहां प्लस में लिख लेते हैं, बाकी आपको पता है कि ऐसा ऑप्शन आपको देगा नहीं कि प्लस वाला भी दे दे और माइनस वाला भी दे दे। ठीक है, जहां तक नहीं देगा, क्योंकि उसको आप चैलेंज कर सकते हो ऐसी चीज को। लेकिन यहां पर माइनस आपका आ सकता है कॉमन में, इतनी मतलब इतना कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो नीचे कूलाम, ऊपर कूलाम और नीचे क्या आ जाएगा आपका किलोग्राम। हाँ, अगर यहां ग्राम में दे दे, आपका किलोग्राम की जगह क्या दे दे ग्राम में दे दे, तो आप क्या कर देना भाई, यहां पे आप 10 की पावर 8 कर देना। क्या कर दोगे 10 की पावर आप 8 कर दोगे। ठीक है, चलिए मैं ग्राम में भी आपको लिखा देता हूं 1.7588 इंटू 10⁻8, 3 घट जाएगा ना, 8 3 11, तो कूलाम पर ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसको किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो यहां क्या करूंगा 10 की पावर माइनस प्लस के 3 ग्राम, और प्लस के 3 में से इसमें आपको कम हो जाएंगे, या प्लस के 3 ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 3, तो 11 में से माइनस का 3 गया तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को याद रखना, अगर किलोग्राम में है तो 11 करना, अगर ग्राम में है तो 8 करना। ठीक है, अब ये चेंजेस आप हर जगह काम आएंगे, आप देख लेना इसको, कहीं ग्राम और किलोग्राम का चेंजेस हो तो देख लेना। ठीक है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू वैसे आपको लिखा चुका हूं, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम, यानी 10 की पावर 3 ग्राम। चेंज करना आपको आना चाहिए, मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूं। ठीक है, एग्जैक्ट पूछा जा सकता है तो इसको याद रखना। चलें आगे, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये 1.6, इसकी गणना किसने की। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, और यह आवेश की गणना की किसने, तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो क्या कहूंगा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तेल बूंद प्रयोग द्वारा रॉबर्ट ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की क्या की थी भाई, गणना की थी। ठीक है, अब आपको पूरा प्रयोग नहीं देखना कि तेल बूंद प्रयोग क्या है। ठीक है, आपको कॉपी में लिखना नहीं है, मैं सिंपल बात बता चुका हूं आपको। अब किसी को और ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे आप 11th क्लास में इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ लोगे कि क्या है ऑयल ड्रॉप मेथड। बाकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की, रॉबर्ट ए मिलिकन ने की, किस प्रयोग से की, तेल बूंद प्रयोग से की। ठीक है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता दिया, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है मैं आगे आपको लिखाने वाला हूं। ठीक है, एक इन्होंने फॉर्मूला भी दिया चार्ज निकालने का, आवेश निकालने का। ठीक है, बूंद पर जो आवेश है उसको निकालने का फॉर्मूला भी दिया, Q बराबर क्या Ne, Q बराबर क्या Ne, Q बराबर तो क्या हो गया आवेश, N बराबर क्या हो गया 1 2 3 4 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या, N बराबर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E बराबर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, तो इससे कहीं भी अगर आपको आवेश कैलकुलेट करने को आए ना, आवेश, तो आवेश कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, Q बराबर Ne। ठीक है, जहां n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, लिखो इन बातों को, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया, चलें आगे। देखो अब एक चीज मैं यहां से आपको और बता दूं, देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ गया है ना, E/m का रेशो पता है, तो मैं यहां से m निकाल सकता हूं।
अरे निकाल सकता हूं, अरे मुझे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता चल गया, E/m का रेशो पता चल गया, तो मैं मास निकाल सकता हूं, क्योंकि E से E कट जाएगा, बचेगा कौन, मास बचेगा, और मास कितना निकल के आ जाएगा 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। मैंने आपको बताया इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अब तीनों को हम कंपैरेटिवली लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, क्योंकि इनके चार्ज, इनके एएमयू में चार्ज, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको। चलिए यहां लिख लो आप पहले कण का नाम, ठीक है, नाम लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है। इधर मैं लिख देता हूं इसका आवेश, चार्ज, जो किस में दे रखा है, कूलाम में दे रखा है, ठीक है। फिर मैं इसका लिख देता हूं द्रव्यमान, जो द्रव्यमान किस में दे रखा है भाई आपको, किलोग्राम में दे रखा है, ठीक है। फिर मैं इसका द्रव्यमान लिख रहा हूं यहां पे दोबारा द्रव्यमान, लेकिन इस बार मैं द्रव्यमान लिख रहा हूं AMU में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम और किससे दिखा सकते हैं, U से, यूनिफाइड मास, ठीक है। चलिए आगे और मैं आपको लेके चलूं तो विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश क्या होता है, कूलाम पर किलोग्राम। कूलाम में अगर हम चार्ज में E/m, उसी तरीके से चार्ज में आप किसका, मास का भाग लगा दो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश, ठीक है। चलिए अब मैं नाम लिख लेता हूं सबसे पहले किसका, कण का नाम हो गया सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन, फिर हम लिख लेंगे प्रोटॉन, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हम लिख लेंगे न्यूट्रॉन। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर, -1.6022, है ना, मैं आपको पूरा लिख रहा हूं, कहीं अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको एक ऑप्शन में मिले 1.6 गुणा 10⁻19, एक ऑप्शन में मिले 1.6022, तो करेक्ट कौन सा होगा, 1.6022 वाला, ठीक है। केमिस्ट्री में हमेशा सबसे ज्यादा वो यथार्थ माना जाता है जो डेसिमल के बाद में सबसे ज्यादा में जो संख्या हो वही आपके लिए एग्जैक्ट सही होता है केमिस्ट्री में, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये 10⁻⁻19 किसमें हो गया, कूलाम में। प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, लेकिन ये शर्त होती है इसकी, ये पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा नेगेटिव में। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, चार्ज कैसा होगा, इसके ऊपर 0 होगा, ठीक है। द्रव्यमान की बात करता हूं, बताओ भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आप सबने अभी अभी देख लिया था, कितना होता है भाई, सॉरी द्रव्यमान का मतलब वजन, वजन कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। किसमें बताया है ये मैंने आपको, किलोग्राम में, ठीक है। आपको यही चीज ग्राम में भी पूछी जा सकती है, किसमें, ग्राम में। अब आपको मैंने बता दिया 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो यहां अगर मैं बोलूं तो इसमें आप +3 लगाओ, तो 30 लगाने से क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका कितना, 31 गया, 30 गया, 29 गया, यानी अगर मैं ग्राम में बोलूं तो ये हो जाएगा आपका -28 ग्राम, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए बात करता हूं आगे की। नेक्स्ट, अब मैं अगर प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन के वजन की बात करूं तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। वही इसमें से 3 कम कर दोगे तो ये कैसा रह जाएगा आपका, 24 के बराबर रह जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको आपको ग्राम में आए तो मैं फिर कह रहा हूं एक बार ऑप्शनों को देख लेना, ग्राम में पूछा है आपको, किलोग्राम में पूछा है, चक्कर पड़ जाएगा, वरना आती हुई चीजें भी आप कैसी करे आओगे, गलत करे आओगे, इन छोटी छोटी बातों को अगर आपने छोड़ा तो। बात करता हूं अगले की, किसकी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और अगर ग्राम में बोले तो 1.6749 गुणा 10⁻⁻24 किसमें हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। अब बात करते हैं इनका द्रव्यमान किसमें, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो AMU में इसका कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का 0.00054, कितना होता है, 0.00054, इतना कम होता है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और अगर मैं इसकी लेके चलूं आपके प्रोटॉन की, तो ये होता है 1.00727, कितना होता है, 1.00727
27 और अगर मैं बात करूं किसकी, आपके न्यूट्रॉन की, तो ये थोड़ा सा ज्यादा, मैंने आपको वहां भी बताया था पहले पढ़ाते समय भी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का आपका थोड़ा स्लाइटली कैसा होता है, ज्यादा। यहां देखो 6726 है, तो यहां 67 कितना है, 49 है, तो यहां भी कैसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा। कितना ज्यादा होगा, 1.00867। ये न्यूट्रॉन का मास हो गया किसके अंदर, एएमयू के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं इनका रिलेटिव लेके चलूं, एग्जैक्ट अगर मैं इनका लगभग लेके चलूं, तो इसका तो लगभग मान कितना है भाई आपका 0। लगभग द्रव्यमान कैसा है इलेक्ट्रॉन का, नगण्य, ना के बराबर 0.0000 है इसका। इसका मैं लगभग लेके चलूं तो कितना है 1, और इसका भी लगभग लेके चलूं तो इसका द्रव्यमान कितना है 1। ठीक है, एएमयू या यू बात एक ही है। ठीक है, यहां मैंने आपका लगभग ले लिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली। अब देखो, आपको चार्ज मिल गया और आपको क्या मिल गया, वजन मिल गया। और चार्ज में आपको किसका भाग लगा देना है, वजन का भाग लगा देना है। बोलो भाई, किसका भाग लगा देना है, वजन का भाग लगा देना है। तो जब आप वजन का भाग लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विशिष्ट आवेश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विशिष्ट आवेश। और इलेक्ट्रॉन वाला तो हम अभी अभी देख चुके हैं, E/m का। बताओ क्या था, 1.75 कुछ करके था। अगर मैं उसको एग्जैक्ट लिखूं थोड़ा सा, तो 1.76 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। ठीक है, और यहां जब आप आवेश, प्रोटॉन के आवेश में जब आप इसके द्रव्यमान का यानी 1.6727 का जब आप भाग लगाओगे तो ये कितना निकल के आएगा, 9.58 गुणा 10⁻7। ठीक है, कूलाम पर किलोग्राम। यहां पर जो भी मैंने वैल्यू लिखी है वो आपके लिए किसकी लिखी है, मैंने किलोग्राम वाली लिखी है। अगर आपको ग्राम वाली आ जाए तो यहां पे आप 3 कम कर देना, क्योंकि बटे में है, तो बटे में है तो 3 कम कर दोगे तो यहां हो जाएगा 8, और यहां 3 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रहे किलोग्राम में है। मैं यहां पे लिख देता हूं 1.676 इंटू 10⁸8, ये किस में हो जाएगी, कूलाम पर ग्राम में। और इसी तरह 9.58 इंटू 10⁴, ये किस में हो जाएगी, कूलाम पर ग्राम में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इनके भी मैं अगर आपको लिखूं तो 1.6727 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -24 ग्राम। और इसका भी एग्जैक्ट कर लेना, -24 ग्राम। ठीक है, तो इतनी बातें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आप इनको लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। लिखो भाई, लिख लो इनको आराम से। अच्छा, ये न्यूट्रॉन वाला रह गया, इसको देख लो। अरे चार्ज न्यूट्रॉन का कितना है, 0। 0 में किसी का भी भाग लगाओगे ओवरऑल क्या आएगी वैल्यू, इसकी 0 आएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको और पूछ सकता है किसमें, ESU में। तो मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, किसमें, ESU में। कितना होता है, 4.8 गुणा 10⁻−10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और मैं बताऊं आपको तो 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 3 गुणा 10⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक है, वैल्यूज है, आपको कहीं कन्वर्ट करनी पड़ जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ बातें और ये इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है, 1837 गुना होता है। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा इस चीज को हाईलाइट करना कि इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, सबसे हल्का तत्व अगर मैं बोलूं तो कौन है भाई, हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है। एक प्रोटॉन ही है इसके पास, सबसे हल्का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर मैं प्रोटॉन का कहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन प्रोटॉन सिमिलर बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन या प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1837 गुना होता है। दूसरे तरीके से यही बात दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है आपसे, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, लगभग 1837 होता है। ठीक है, या मैं यहां यही बात और कैसे कह सकता हूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। अब आपको एग्जैक्ट अगर देखना है तो आप देख भी सकते हो,
प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भाग लगा देना 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और अगर इसका मैं लेके चलूं तो कितना 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 28 ग्राम। चाहे ग्राम में लेना है आपको या किलोग्राम में लेना है, कैसे भी करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपको किलोग्राम में करना है तो किलोग्राम में इसके लिए क्या कर देना 27 कर लेना, इसके लिए क्या कर लेना आप 31 कर लेना, दे के देख लेना भाग कितना आ जाएगा आपका 1837, ठीक है। अब यहां पर है ना कई जगह पर आपको वैल्यूज कुछ और भी मिल सकती हैं, मैंने लगभग का चिन्ह लगा रखा है, ठीक है ना, याद रखना। कहीं आपको 1836 मिल सकता है, 35 मिल सकता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट की बात करूं तो लगभग इतना होता है, बाकी यहां ऑप्शन आपको 1840 तक मिले। एक बार आईसीआर ने पूछा था, उसने 1837-36 दिया ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन में क्या दिया था 1840। तो मैंने आपको बता दिया इसके आसपास जो भी मिले ना वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें लिख लीजिए, चलें आगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतनी चीजें बहुत हैं, आज इसको पढ़िए अच्छे से याद कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको और नई बातें बताऊंगा, ठीक है। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलोगे, दबा के लाइक ठोको और कमेंट करके बताओ लेक्चर कैसा लग रहा है, और प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है उसको बताओ। मैं आपके लिए सोच रहा हूं कि एक पीडीएफ की लिंक दे दूं, उसमें आप है ना कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर में किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसके लिए मैं पीडीएफ की एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां उसको डाउनलोड करके आपको जो टॉपिक में पढ़ा दूं उससे रिलेटेड आप है ना क्वेश्चन करो। कुछ नीट वगैरह के अगर आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मिले आपसे नहीं हो पाए तो घबराओ मत, ठीक है ना, क्योंकि वो नीट का लेवल है, आपको तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे जेट लेवल में। तो जो आसान आसान से क्वेश्चन है वो आप जरूर करोगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ना आपको पता लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने बताई उनको पढ़ो, क्वेश्चन करो, कोई क्वेश्चन आपसे आने वाला रुकेगा नहीं, आप उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। लिख लो इतनी बातों को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।